इंसान को जब अचानक से धोखा मिलता है वो पूरी तरह से हिल जाता है, लेकिन जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, ये जानकर वो अंदर से टूट जाता है और फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा का एक थाना पड़ता है भीम मंडी, और इसी भीम मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है नीरज पराशर। नीरज के परिवार में उसकी पत्नी सोहनी के अलावा दो बच्चे हैं। बेटे का नाम है पीयूष, जिसकी उम्र है 11 साल, और बेटी का नाम है तानिया, जिसकी उम्र है 9 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 21 जनवरी की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास की। दरअसल नीरज अपनी पत्नी सोहनी से कहता है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन नीरज को गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक उसके घर के अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है। एक पर एक जब कई गोलियां चलने की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है, भागते दौड़ते नीरज के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के अंदर से एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए काफ़ी तेजी से निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। पड़ोसी जब उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर सोहनी और उसके बेटे पीयूष की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल दोनों को 2 गोलियां मारी गई थी और सोहनी की बेटी तानिया दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। पड़ोसी जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी नीरज को देते हैं, साथ ही साथ नज़दीकी थाने में सूचना देते हैं। इधर नीरज जब अपने घर पर पहुंचता है, अपनी पत्नी और बेटे की डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सोहनी के सर पर एक गोली मारी गई है, तो वहीं उसके बेटे पीयूष के पेट में एक गोली लगी है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को 3 खोखे भी बरामद होते हैं। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में नीरज से पूछताछ करती है। नीरज रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रकांत पाठक ने किया है। चंद्रकांत जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। नीरज जब चंद्रकांत का नाम लेता है, पुलिस नीरज से पूछताछ करती है कि ये चंद्रकांत कौन है और उसका तुम्हारी पत्नी के साथ क्या रिश्ता है। इस पर नीरज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी पत्नी भी मुरैना की ही रहने वाली है। दरअसल चंद्रकांत का मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 महीने पहले चंद्रकांत मेरी पत्नी को लेकर भाग गया था। जब भागने की बात कहता है, पुलिस नीरज से कहती है कि साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। इस पर नीरज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, 2 महीने पहले मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। 20 नवंबर को मैं अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर पर आ गया। 22 नवंबर को मैं वृंदावन पूजा करने के लिए गया था, लेकिन 22 नवंबर को ही चंद्रकांत मेरे घर पर आया और मेरी पत्नी को लेकर भाग गया। जब मुझे मालूम चला, मैं थाने जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरा, एक दिन मेरी पत्नी एक अनजान नंबर से मेरे पास फ़ोन किया और बताई कि चंद्रकांत मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पर कैद करके रखा है, आकर मुझे छुड़ा ले चलो। इसीलिए मैं मुरैना गया और अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ गया।
उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिया था ताकि चंद्रकांत मेरी पत्नी को परेशान ना कर सके। नीरज जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस को नीरज की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस नीरज से पूछताछ करती है कि हम कैसे माने कि तुम सच बोल रहे हो। इस पर नीरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अगर आपको शक है तो चंद्रकांत की उस फर्जी फेसबुक आईडी को चेक करिए जो उसने रमेश चंद के नाम पर बनाया हुआ है। दरअसल उसी फेसबुक आईडी से वो मेरी पत्नी से बातचीत करता था। नीरज जब फेसबुक आईडी की बात कहता है, पुलिस सच का पता लगाने के लिए उस फेसबुक आईडी को खंगालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब उस फेसबुक आईडी को चेक करती है तो उसके अंदर का मैसेज देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को चंद्रकांत ने उसी आईडी के जरिए सोहनी को 150 फोटो भेजा था। दरअसल वो फोटो किसी होटल के कमरे का था, जिस फोटो के अंदर चंद्रकांत और सोनी मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस जब उसके अंदर का एक मैसेज पढ़ती है तो पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को ही चंद्रकांत ने फेसबुक के जरिए सोनी को मैसेज भेजा था कि मैंने तुम्हें पहचानने में काफ़ी देर कर दिया है, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। जब ये सारी डिटेल को चेक करती है, पुलिस को इतना तो भरोसा हो जाता है कि चंद्रकांत का सोनी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन पुलिस को अब ये भी डर लगता है कि शायद चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए चंद्रकांत को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी जांच पड़ताल के दौरान ये पता चलता है कि 20 जनवरी को चंद्रकांत राजस्थान के कोटा शहर में आया था और कोटा के ही एक होटल में ठहरा था। पुलिस को जब ये सारी डिटेल मिल जाती है, पुलिस को इतना तो भरोसा हो जाता है कि चंद्रकांत जिंदा है। इसीलिए पुलिस अब चंद्रकांत को ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, पुलिस को मालूम चलता है कि चंद्रकांत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छिप कर बैठा है। इसीलिए पुलिस मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जाती है और वहां से चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब चंद्रकांत से सोनी और उसके बेटे की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो चंद्रकांत भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चंद्रकांत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं सोनी और उसके बेटे की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसा हो गया कि मुझे मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ गया। लेकिन चंद्रकांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सोनी की शादी नहीं हुई थी। दरअसल मुरैना में जहां सोनी का घर है, चंद्रकांत उसी के पड़ोस का रहने वाला है। चंद्रकांत और सोनी एक साथ पढ़ाई ही नहीं करते हैं बल्कि एक साथ जवान भी होते हैं। जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार सोनी और चंद्रकांत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी चंद्रकांत के साथ साथ सोनी के घर वालों को मालूम चलता है, दोनों के घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और सोनी के घर वाले आनन फानन में उसकी शादी कोटा के रहने वाले नीरज पराशर से कर देते हैं। सोनी शादी कर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन शादी के बाद भी चंद्रकांत से बातचीत करना बंद नहीं करती है। सोनी जब अपनी ससुराल चली जाती है, चंद्रकांत बेचैन रहने लगता है। इसीलिए चंद्रकांत के घर वाले भी उसकी शादी कर देते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार चंद्रकांत के साथ साथ सोनी के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी नीरज को मालूम चलता है, नीरज अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनी अपने पति की बात नहीं मानती है
आखिरकार शादी का जब 12 साल का समय गुजर जाता है, नवंबर महीने में सोहनी जब अपने मायके में जाती है, वहीं पर चंद्रकांत से मुलाकात करती है। दोनों फैसला करते हैं कि आगे की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। इधर नीरज अपनी पत्नी को लेकर अपने घर तो चला आता है, लेकिन 22 नवंबर को नीरज पूजा करने के लिए वृंदावन चला जाता है और इधर सोहनी को मौका मिल जाता है। सोहनी चंद्रकांत के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है और फिर चंद्रकांत के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है और फिर चंद्रकांत के साथ भागकर बिलासपुर में रहने लगती है। इधर चंद्रकांत जब सोहनी के साथ रहना लगता है, उसके बाद पूरा जीवन उसके साथ बिताने का वादा कर लेता है और साथ ही साथ अपने घर की सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ देता है। अपने घर की सारी प्रॉपर्टी को लगभग 20 लाख रुपए में बेचता है और सारा पैसा लेकर सोहनी के साथ बिलासपुर में काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल सोहनी को अब अफसोस होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। इसीलिए एक दिन सोहनी चंद्रकांत को बिना बताए ही उसका 2 लाख रुपया और लाखों का गहना लेकर वहां से फरार ही नहीं होती है, बल्कि जब मार्केट में जाती है, एक अनजान नंबर से अपने पति के नंबर पर फोन करती है और उससे कहती है कि चंद्रकांत ने मुझे जबरदस्ती अपने घर पर कैद करके रखा है, तुम आकर मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलो। लेकिन इधर चंद्रकांत को जब मालूम चलता है कि सोहनी ने उसके साथ धोखा ही नहीं किया है, बल्कि 2 लाख रुपए के साथ लाखों के गहने भी चोरी करके भाग गई है, चंद्रकांत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चंद्रकांत सोहनी के नंबर पर फोन करके उसे वापस तो नहीं बुलाता है, लेकिन अपने पैसे के साथ गहने वापस मांगता है। लेकिन सोहनी कुछ वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए 15 जनवरी को चंद्रकांत उसी फेसबुक आईडी के जरिए लगभग 150 फोटो सोहनी के फेसबुक आईडी पर भेजता है और उसे धमकी देता है कि अगर मेरे पैसे और गहने वापस नहीं किया तो मैं ये सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सोहनी जब चंद्रकांत की बात नहीं मानती है, आखिरकार चंद्रकांत सोहनी को एक मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें पहचानने में काफ़ी देर कर दिया है, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। चंद्रकांत इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि इस तरह से दुनिया छोड़कर जाने से उसे क्या हासिल होगा। इसीलिए चंद्रकांत एक फैसला करता है और 20 जनवरी को राजस्थान के कोटा पहुंच जाता है और वहीं पर एक होटल बुक करके दिन में ठहरता है। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास सोहनी के घर पर पहुंचता है और उसके घर की रेकी करता है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास जब नीरज मार्केट के लिए निकलता है, चंद्रकांत सोहनी के घर के अंदर प्रवेश करता है। उस वक्त सोहनी के घर में उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे। चंद्रकांत सोहनी के घर के अंदर जाता है और उससे अपने पैसे और गहने वापस मांगता है, लेकिन सोहनी कुछ भी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए चंद्रकांत अपने पास से रिवॉल्वर को निकालता है और उसे दिखाकर सोहनी को धमकाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर जब सोहनी का बेटा पीयूष देखता है, जाकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, जाने कैसे ट्रिगर दब जाता है और गोली जाकर पीयूष के पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से पीयूष की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है।
पीयूष की जब मौत हो जाती है उसके बाद मजबूर होकर चंद्रकांत अपने आप को बचाने के लिए सोहनी के ऊपर भी एक गोली चला देता है, लेकिन वो गोली जाकर दीवार में लग जाती है। दूसरी गोली जब चलाता है आखिरकार वो गोली जाकर सोहनी के सर में लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि सोहनी के सर में गोली लगती, सोहनी इस प्रकार से डर जाती है कि अपनी बेटी को दरवाजे के बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी तानिया जिंदा बच जाती है। जब सोहनी और उसके बेटे की मौत हो जाती है, गोली चलने की आवाज जब आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है, भागते दौड़ते जब नीरज के घर की तरफ जाते हैं, चंद्रकांत भी इस प्रकार से डर जाता है कि अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर काफी तेजी से वहां से निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। लेकिन चंद्रकांत जब वहां से फरार होता है, सबसे पहले भागकर दिल्ली जाता है। एक दिन वहां ठहरने के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आ जाता है, लेकिन जैसे ही शिवपुरी पहुंचता है कोई खबरी उसे देख लेता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में चंद्रकांत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।